नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम बात करेंगे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या है, क्यों चर्चा में है? चर्चा में इसलिए है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इस पर एक मसौदा जारी किया गया है, तो इसलिए यह पूरा प्रकरण चर्चा में है। इसके पहले क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पर कोई अपना निर्णय दिया गया था क्या? उसके पहले वर्ष 2011-12 में अरुणा आसफ वाला जो केस था उस पर क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह बता रहा था कि कुछ विशेष मामलों में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को सही माना गया था। उस पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु होती क्या है, सक्रिय इच्छा मृत्यु क्या होती है और भारत के साथ ही साथ अन्य देशों में इसके लिए क्या क्या प्रावधान है। तो इस वीडियो सेशन को प्रारंभ करने के पहले अगर आप हमारे इल्विन क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आए और आप उसका लाभ उठा सके। आइए टाइटल की तरफ वापस आते हैं। चर्चा में इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु जो है वह सही है या गलत है, इस पर आइए आज बात करते हैं। जो हमारा चर्चा का पक्ष होगा उसमें हम बात करेंगे कि खबर क्या है, इच्छा मृत्यु पर मसौदा दिशा निर्देश जो जारी किया गया है वह क्या है, उस पर बात करेंगे। विरोध इसका क्यों हो रहा है, जो इच्छा मृत्यु है इसका विरोध क्यों हो रहा है, और भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की क्या स्थिति है, इस पर भी हम बात करेंगे। आइए खबर को जानते हैं। तो अभी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी किया गया है। यह जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है इसके लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एक मसौदा दिशा निर्देश जारी किया गया है, इसलिए यह खबरों में है। गंभीर रूप से बीमार जो रोगियों में जीवन रक्षक प्रणाली हटाने के संबंध में डॉक्टरों के लिए शर्तों की रूपरेखा रखी गई है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यह होती है कि अगर कोई व्यक्ति जो जीवन रक्षक उपकरणों के द्वारा ही वह जी रहा है उसको हटा दिया जाए ताकि वो उसे प्राकृतिक मौत हो जाए। उन जीवन रक्षक जो प्रणालियां हैं जो उनको जीवित रख रही है वह क्या जीवन रक्षक प्रणालियों के हटाने के बाद वह जीवित रह पाएंगे? अगर नहीं रह पाते हैं और वह रोगी वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान है तो इसके लिए दिशा निर्देश मसौदा जारी किया गया है। दिशा निर्देशों में किन किन परिस्थितियों के बारे में बात की गई है? दिशा निर्देश में उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनके तहत डॉक्टरों को जीवन रक्षक प्रणाली हटाने पर विचार करना चाहिए। जो कई रोगी ऐसे होते हैं जो वर्षों से बेड पर पड़े होते हैं, जीवन रक्षक प्रणालियों के सहारे ही वह अपनी सांसें गिन रहे होते हैं, तो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा उसी इच्छा मृत्यु को, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पर बात की। इनके जो उपकरण है जिनसे यह जिंदा है उनको हटाने के लिए आप डॉक्टरों को विचार करना चाहिए। मसौदा नियमों की भारत के शीर्ष चिकित्सक निकाय द्वारा आलोचना की गई है। चिकित्सा पद्धति पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी इस पर चिंता व्यक्त की जा रही है। 2018 में भारत के ही सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त दिशा निर्देश के तहत गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी थी। वर्ष 2018 में भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने विशेष परिस्थिति में सख्त दिशा निर्देश के तहत गंभीर बीमार रोगियों को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी थी। उसके पहले 2011-12 में भी एक मामला आया था जिसमें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के लिए निर्णय दिया गया था भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की परिभाषा को हम जानते हैं कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु होती क्या है। तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में जीवन रक्षक उपचारों को वापस लेना या रोक देना होता है। जो जीवन रक्षक उपचार होते हैं उनको वापस ले लिया जाता है या उनको रोक दिया जाता है, जिससे रोगी को स्वाभाविक रूप से मरने दिया जाता है और व्यक्ति जैसे ही वह जीवन रक्षक उपचार है या वो प्रणालियां है या वो इंस्ट्रूमेंट है जिनको उसके बॉडी से हटा दिया जाएगा, उनके शरीर से हटा दिया जाएगा, तो वह अब जी नहीं पाएंगे। तो वही कहा कि जो गंभीर परिस्थितियों में लोग हैं, जैसे रोगी हैं, वो पड़े हैं, जीवन रक्षक उपचार के तहत ही वह जी रहे हैं, उनको हटा दिया जाए और वह प्राकृतिक रूप से अपने मौत को गले लगा सके। इसलिए यह जीवन इच्छा मृत्यु के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। इच्छा मृत्यु पर जो मसौदा दिशा निर्देश है उसके बारे में आइए बात करते हैं। तो जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के लिए 4 शर्तें रखी गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, किसका स्वास्थ्य मंत्रालय? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय ने गंभीर रूप से बीमार रोगियों में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के मूल्यांकन के लिए 4 शर्तें बनाई हैं। कितनी शर्तें बनाई हैं? 4 शर्तें बनाई हैं। आइए उन 4 शर्तों में पहली शर्त है ब्रेन स्टेम की मृत्यु। ब्रेन स्टेम जो स्टेम होती है उसकी मृत्यु की घोषणा होने पर इस प्रकार की आप प्रणालियों को अपना सकते हैं। सब पूर्वानुमान से पता चलता है कि रोग गंभीर हो चुका है और आक्रामक उपचार से लाभ मिलने की संभावना नहीं है, और चिकित्सा के पूर्वानुमानों से यह पता चल गया है, जो टेस्ट कर रहे हैं, चिकित्सा कर रहे हैं, कि अब इसका कोई गंभीर परिणाम नहीं मिलेगा। तब
तीसरा जो कारण बताया है कि रोग का निदान समझने के बाद रोगी द्वारा लिखित सूचना सूचित इनकार, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाए, उसके बाद रोगी का सर्वोत्तम हित। अब उसके बाद अगला जो प्रक्रिया आता है, रोगी के सर्वोत्तम हित को ध्यानगत रखते हुए ऐसा किया जाए कि दिशा निर्देश में यह कहा गया है कि रोगी के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेने पर जो रोगी का सर्वोत्तम हित है उस पर निर्णय लेने पर जोर दिया गया है इस दिशा निर्देश में कि जीवन रक्षक प्रणाली को बंद करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जब इससे रोगी को लाभ मिलने की संभावना नहीं होती है। जब जीवन रक्षक प्रणालियों को बंद कर देते हैं और जीवन रक्षक प्रणालियों से लाभ मिलने की कोई संभावना नहीं होती है तो उन प्रणालियों को हटाइए और व्यक्ति को छोड़ दीजिए, वह प्राकृतिक मौत पाले। इससे उसे पीड़ा और सम्मान की हानि हो सकती है और यह भी आशंका जताई जा रही है कि लोग कहेंगे क्या कि ये तो अपने पिताजी का, बाबा का, चाचा का, अम्मा का, मम्मी का इलाज ही नहीं करवा पाए या पहले ही जीवन रक्षक प्रणालियों को हटवा दिया ताकि इसका पैसा बच जाए। तो वही बात कह रहा है कि जब इससे रोगी को लाभ मिलने की संभावना नहीं होती है या इससे उसे पीड़ा और सम्मान की हानि हो सकती है। अब इच्छा मृत्यु पर जो मसौदा दिशा निर्देश है उसमें आगे अगर हम बात करते हैं तो जीवन सहायक उपचार LST डॉक्टरों को सलाह दी जाती है कि वे यांत्रिक वेंटिलेशन और डायलिसिस जैसे LST शुरू करने से बचे अगर उन्हें गैर लाभकारी माना जाता है। इस प्रकार के चाहे वो डायलिसिस हो चाहे LST हो उसको शुरू करने से बचे अगर उन्हें लगे कि यह गैर लाभकारी होता है और रोगी और परिवार पर बोझ बढ़ने की संभावना है। अगर इसका प्रभाव पड़ेगा ही नहीं तो इस प्रकार के उपचार को प्रारंभ करने से बचिए। इससे रोगी पर भी अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा, उसके परिवार वालों पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। वैश्विक मानक LST को वापस लेना दुनिया भर में ICU में देखभाल के मानक के रूप में मान्यता प्राप्त है जिसमें चिकित्सा, नैतिक और कानूनी विचार भी शामिल है। अगर घातक बीमारी की परिभाषा अब कैसे हम डिसाइड करेंगे कि यह बीमारी घातक है, यह बीमारी घातक नहीं है, सामान्य बीमारी है। तो जो घातक बीमारी की परिभाषा के पक्ष में बात होती है तो घातक बीमारी को एक अपरिवर्तनीय या लाइजल स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां मृत्यु आसन्न होती है जिससे गंभीर दर्दनाक मस्तिष्क की चोटें शामिल है जिसमें 72 घंटे के बाद भी कोई सुधार नहीं होता है। मस्तिष्क पूरा जर्जरावस्था में है, 72 घंटे तक इलाज कर रहे हैं और कुछ नहीं होता है तो यह घातक बीमारी की श्रेणी में आता है। और जानिए इच्छा मृत्यु पर जो मसौदा दिशा निर्देश जारी किया गया था उसमें और कौन कौन सी बातें बताई गई पर भी बात की गई है। दिशा निर्देशों में यह कहा गया है कि स्वास्थ्य देखभाल संबंधी निर्णय लेने में सक्षम वयस्क LST से इनकार कर सकते हैं भले ही इससे मृत्यु हो जाए। अब निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या होगी तो निर्णय लेने की क्षमता की कमी वाले रोगियों के लिए कम से कम 3 चिकित्सकों के एक प्राथमिक चिकित्सक बोर्ड को स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए। एक ये तो रोगी निर्णय ले लिया, नहीं निर्णय लेने की स्थिति में है तब क्या करना चाहिए, एक कम से कम जिसमें 3 चिकित्सक को एक प्राथमिक चिकित्सक बोर्ड का गठन करना चाहिए जो उनकी स्थिति का मूल्यांकन करे, उपचार विकल्पों की व्याख्या करनी चाहिए और सेरोगेट को सूचित करना चाहिए। द्वितीयक चिकित्सा बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए। PMB के निर्णय के द्वितीयक चिकित्सा बोर्ड से मान्यता की आवश्यकता होगी जिसमें जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति को भी शामिल किया जाना चाहिए। फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? भारत में जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है जो इस पर मसौदा जारी किया जा रहा है, दिशा निर्देश भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और यह कहा गया है कि 20 अक्टूबर तक आप अपनी राय को बताइए। तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसलिए हो रहा है कि जानते हैं जो IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष RB अशोकन ने कहा है कि प्रस्तावित दिशा निर्देशों पर इन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है। क्यों कड़ी आपत्ति जताई है? क्योंकि यह कहा है कि कानूनी जांच अशोकन जो इसके हेड है IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने चेतावनी दी है कि मसौदा विनियम डॉक्टरों को कानूनी जांच के दायरे में ला सकता है। अगर इस प्रकार की कोई बात की जाती है तो डॉक्टर किस में आ जाएंगे? कानूनी जांच के दायरे में आ जाएंगे जिससे उनके लिए नैदानिक निर्णय लेना जटिल हो सकता है, इसलिए वह निर्णय लेने में असमर्थ होंगे, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। सद्भावनापूर्ण निर्णय, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जीवन रक्षक प्रणाली से संबंधित नैदानिक निर्णय ऐतिहासिक रूप से सद्भावनापूर्ण तरीके से लिए गए हैं जिसमें रोगी के रिश्तेदारों की पूर्ण सहमति और भागीदारी शामिल होती है। जो इलाज किया जाता है उसमें या तो रोगी या रोगी के जो सहयोगी होते हैं, परिवारजन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनसे पूरा मामला जानबूझकर उनकी स्थितियों को बताकर, रोगी की स्थितियों को बताकर और ऐसा निर्णय लिया जाता है। वही बात यह बता रहे हैं। जीवन को लंबा करने की धारणा, उनका तर्क है कि यह धारणा कि मशीनें अनावश्यक रूप से जीवन को लंबा कर रही है गलत है और डॉक्टर रोगी संबंध के लिए हानिकारक होगा। अगर
ऐसी ही स्थितियां रही कि जीवन रक्षक प्रणाली के सहारे ही डॉक्टर रोगियों की जीवन को लंबा कर रहे हैं, तो लोगों में इसका दुष्प्रचार भी होगा कि डॉक्टर पैसा लेने के लिए, हॉस्पिटल पैसा लेने के लिए ऐसा काम रहते हैं। जो रोगी और चिकित्सक के बीच जो संबंध है, जो धारणाएं हैं, जो नैतिकता की बातें, जो डॉक्टर को भगवान माना जाता है, उसमें कहीं ना कहीं से कमी आएगी, ऐसा IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष जी का कहना है। स्वायत्तता का आह्वान, जीवन समर्थन के बारे में निर्णय चिकित्सक विज्ञान और व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर रोगियों, उनके परिवारों और डॉक्टरों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। समीक्षा और संशोधन की अगर बात की जाए तो IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मसौदा दिशा निर्देशों की जांच करने और उन्हें संशोधित करने के उद्देश्य से सुझाव प्रस्तुत करने की योजना बना रहा है। यह बात की गई है, पूछा गया है भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कि 20 अक्टूबर तक आप इस पर अपनी राय दीजिए। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस पर मसौदा और विचार, जो अपनी राय है उसको देने के लिए तैयारी कर रहा है, वही प्रस्तुत करने की योजना भी बना रहा है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के बारे में बात करते हैं। सक्रिय इच्छा मृत्यु, जिसमें जानबूझकर किसी मरीज का जान लेना शामिल है, भारत में अवैध है। दो प्रकार की इच्छा मृत्यु होती है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और सक्रिय इच्छा मृत्यु। सक्रिय इच्छा मृत्यु जानबूझकर रोगी की जान ले लीजिए, जो भारत में बिल्कुल क्या है, अवैध है, इसको मान्यता कहीं से भी नहीं मिली है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, जिसमें प्राकृतिक मृत्यु की अनुमति देने के लिए जीवन समर्थक उपचार वापस लेना शामिल होता है। विशिष्ट परिस्थितियों में इसको शामिल किया गया है कानून से, अगर इसको मान्यता मिलती है तो इस प्रकार की मृत्यु भारत में दे दी गई है 2011-12 में, और 2018 के निर्णय में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बताया है। कानूनी मान्यता की अगर बात करें तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की वैधता को पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने 2011 में अरुणा शानबाग के मामले में मान्यता दी थी, जो एक क्रूर हमले के बाद लगातार वानस्पतिक अवस्था में थी। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिया गया था 2011 में अरुणा शानबाग के मामले में। उसके बाद आइए आगे बात करें। सर्वोच्च न्यायालय का 2011 का जो निर्णय आया था, उसमें हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने अरुणा की इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन उसे दुर्लभ मामलों में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी थी, जिसके लिए जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने के लिए उच्च न्यायालय से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। आगे क्या होता है, जो 2018 का ऐतिहासिक निर्णय आया है, जो निष्क्रिय पैसिव इच्छा मृत्यु पर, उस पर बात करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय ने असाध्य रूप से बीमार रोगियों के द्वारा लिविंग विल को मान्यता दी है। सम्मान के साथ मरने का अधिकार, सम्मान के साथ मरने का अधिकार, हम जानते हैं कि हमारे अनुच्छेद 21 में सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार शामिल किया गया है, जो हमारा मूल अधिकार है। लेकिन सम्मान के साथ मरने का अधिकार, न्यायालय ने जीवन और मृत्यु के परस्पर संबंध पर प्रकाश डालते हुए सम्मान के साथ मरने के अधिकार को भी मौलिक अधिकार घोषित किया है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के मामले के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं, जो तब लागू होते हैं जब कोई मरीज अपनी देखभाल के संबंध में अग्रिम दिशा निर्देश छोड़ जाता है। जब कोई मरीज देखभाल के संबंध में आगे हम पर क्या उपचार किया जाए, नहीं किया जाए, इस पर कोई आदेश या चिट्ठी पत्री छोड़ जाता है, तब इसकी बात की जा रही है। बहरहाल भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की पर निर्णय दिया गया है वर्ष 2011 में अरुणा शानबाग मामले में हो, चाहे 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया था। भारत में सक्रिय इच्छा मृत्यु को अवैध माना गया है। इस पर हमने पूरा डिटेल में बात किया। आपको ये हमारा सेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही प्रतिदिन नए नए वीडियोस के साथ, जानकारी भरे वीडियोस के साथ, परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण वीडियोस के साथ उपस्थित होते रहते हैं। पुनः मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।